का लास्ट टॉपिक कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, ध्यान दीजिए भाई, ये लास्ट टॉपिक है। इस कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे कोर्स में कहां तक है? ओनली, यानी कि स्टार्टिंग टू फ्रक्टोज। जहां फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर आ जाएगी, स्टार्टिंग टू फ्रक्टोज हमारे कोर्स में है। जहां मतलब यह जहां से कार्बोहाइड्रेट शुरू हुआ है और फ्रक्टोज तक। फ्रक्टोज के बाद हमें कुछ भी इसमें नहीं पढ़ना। वैसे फ्रक्टोज के बाद इसमें बचता ही बहुत कम है, ये ध्यान रखना। लेकिन फिर भी स्टार्टिंग से फ्रक्टोज तक हमें इसकी स्टडी करनी, ये कोर्स में हमारे अब जो कोर्स में है। अब इसमें ध्यान दीजिए, सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट्स का डिफाइन। कार्बोहाइड्रेट्स कहते किसे? कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे पहला डिफाइन था हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, इनको हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन मीन्स क्या है? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन का मतलब है कार्बन वाटर के साथ, कार्बन विद वाटर, यानी कि कार्बन के साथ वाटर जुड़ा हुआ है तो उसे हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कहते हैं। और हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन को ही कार्बोहाइड्रेट्स कहते थे। यानी कि जिन कंपाउंड का ऐसा फॉर्मूला होता था, इस एम्पेरिकल फॉर्मूले को जिसका फॉर्मूला फॉलो करता था वो कार्बोहाइड्रेट्स होता था। जिसका एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2O हो, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन हो, उसको हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते थे। लाइक जैसे हम स्टडी करते हैं C6H12O6, अगर ये है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज, ये 3-4 कंपाउंड है, उसका ये फॉर्मूला। ग्लूकोज भी है, फ्रक्टोज भी है, गैलेक्टोज भी है, ये मैनोज भी है, उन सारों का यही फॉर्मूला है। अगर हम इसमें से 6 कॉमन ले लें तो क्या बचता है? CH2O। तो इसका मतलब ये कार्बोहाइड्रेट्स है। ये इस एम्पेरिकल फॉर्मूले को फॉलो करता है तो ये कार्बोहाइड्रेट्स है। अब कंडीशन आती है कि इसका मतलब जिन कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला ये होगा वे सब कार्बोहाइड्रेट्स है। लेकिन कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं, हाँ भाई, कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं जिनका ये फॉर्मूला होता है लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स नहीं। जैसे एक कंपाउंड है C2H4O2, दिस इज नोन एज एसिटिक एसिड। अगर हम इसमें एसिटिक एसिड में 2 कॉमन ले लें तो इसमें अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ये भी CH2O बचेगा। इसका मतलब ये भी क्या होना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। एसिटिक एसिड इज नॉट ए कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसका मतलब ये जो डिफाइन है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, गलत। ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन गलत है। तो अब सही डिफाइन क्या है वो सुनिए जरा। तो ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन जो पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स को कहते थे वो गलत है। सही डिफाइन क्या है वो सुनिए जरा। सही डिफाइन है ऑप्टिकली एक्टिव। जरा ध्यान देना, देखो भाई, ऑप्टिकली एक्टिव, काफी टिपिकल डिफाइन है इसकी। ऑप्टिकली एक्टिव यानी कि ये हमेशा किराल होंगे। ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी, बहुत सारे OH होंगे इनमें। ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब बहुत सारे OH होंगे और साथ में एल्डिहाइड या कीटोन होगा। एल्डिहाइड्स और कीटोन, उनको हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। तो देखो दोबारा से सुन लीजिए, कार्बोहाइड्रेट्स का डिफाइन क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स, और दोज कंपाउंड्स या वे कंपाउंड और कंपाउंड्स, वे कंपाउंड्स जो आफ्टर हाइड्रोलाइसिस इनको बनाते हो, वे कंपाउंड्स जो आफ्टर हाइड्रोलाइसिस इनको बनाते हो,
यानी कि अगर उनकी वाटर से रिएक्शन कर दें तो ये बन जाए, उन कंपाउंड्स को कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। तो याद रखिए कार्बोहाइड्रेट्स का डिफाइन समझ में आया। ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स और दोज कंपाउंड्स विच आफ्टर हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूस दीज कंपाउंड्स, यानी कि वे कंपाउंड जिनके हाइड्रोलाइसिस के बाद ये बनते हैं उनको हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। याद रखना कार्बोहाइड्रेट्स का एक दूसरा नाम सेकेराइड्स भी है। कार्बोहाइड्रेट्स को सेकेराइड्स क्यों कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स को सेकेराइड्स इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स स्वीट इन टेस्ट होते हैं और सेकेराइड भी स्वीट इन टेस्ट होते हैं, तो इसका मतलब इन्हें सेकेराइड्स भी कह सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स का दूसरा नाम सेकेराइड्स भी है। तो कार्बोहाइड्रेट्स आपको क्या बताया, दोबारा से सुन लीजिए। ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन और दोज कंपाउंड विच आफ्टर हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूस दीज कंपाउंड्स आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स, और इनको सेकेराइड्स भी कहते हैं। अब सबसे पहले आता है क्लासिफिकेशंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्लासिफिकेशंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्लासिफिकेशंस, हाँ अक्षित त्यागी। सर जो आपने पहले डेफिनेशन लिखवाई सर, एक तो वो कार्बोहाइड्रेट, और आपने दूसरी लिखवाई कि कंपाउंड विच गिव कार्बोहाइड्रेट। नहीं तो सर मैंने ये दूसरे वाली मैंने क्या समझ कहा, में मेरी नहीं बात आई। सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए। वे कंपाउंड्स, मैंने बोला पहले बोला मैंने ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, या तो ये कंपाउंड या वे कंपाउंड जो आफ्टर हाइड्रोलाइसिस इन्हें बनाते हो, यानी कि कितना जब बनाते हो उनका सर? हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये बन जाते हो। कौन से? ये कार्बोहाइड्रेट नहीं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बन जाते हो उनसे। और सर वही तो है कार्बोहाइड्रेट। वे कार्बोहाइड्रेट से तो दो डिफाइन है ना, ये एक हाइड्रोलाइसिस से इन्हें बनाते हैं या ये खुद डायरेक्ट होते हैं। बोलो। सर मैं यूं कहना चला, जो आपने दूसरी डेफिनेशन लिखवाई वो कार्बोहाइड्रेट की है क्या? पहले जो बताए थे हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है। नहीं सर, एक तो आपने ये लिखवा पूरी दी एक ही ऑप्टिकली डिफाइन एक्टिव। है, ये पूरी एक डिफाइन है। अच्छा सर, मतलब जो मेन आपने जो पहले लिखवाया था वो ऑप्टिकली मैंने एक्टिव क्या कहा कि पॉलीहाइड्रोक्सी, वो है ऑप्टिकली एक्टिव कार्बोहाइड्रेट। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, और फिर बोला और दोज कंपाउंड्स आफ्टर हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूस दीज कंपाउंड्स, वे सारे यानी कि वे भी और ये भी सब कार्बोहाइड्रेट्स। एक अच्छा सर, डिफाइन है या दो नहीं है, ये ध्यान दो। ठीक है सर। अब क्लासिफिकेशंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स देखिए, अब हम इन्हें क्लासिफाई कर रहे हैं। जब क्लासिफिकेशन करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का तो क्लासिफिकेशन के तीन अलग अलग बेस हैं। हाँ लक्ष्य बालियान, कार्बोहाइड्रेट्स आर बायोफ्यूल्स कहलाते हैं। सबसे मेन रोल है इनका बायोफ्यूल्स, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो एनर्जी मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। हमारी बॉडी को जो एनर्जी मिल रही है वो कार्बोहाइड्रेट से मिल रही है, बस ये ध्यान रखना। यूज अब हमारे कोर्स में है नहीं, लास्ट में लिखे हैं। दूसरा, कुछ ये सेलुलोज वगैरह जो होती हैं, वो सेलुलोज क्या करती है, प्लांट मेम्ब्रेन बनाती है, वो सब चीजें अब कोर्स में नहीं है, यूज नहीं आएंगे, लेकिन वैसे ध्यान रखना ये बायोफ्यूल्स है। जो बॉडी को हमारे एनर्जी मिलती है वो इनसे ही मिलती है। सुनिए भाई जरा, तो मैं बात कर रहा था क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन के इनके तीन अलग अलग बेस हैं। पहला बेस है हाइड्रोलाइसिस, तो ए है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। अगर हाइड्रोलाइसिस करें, अभी मैंने बताया आपको ये हाइड्रोलाइसिस से भी बनते हैं, तो हाइड्रोलाइसिस के बेस पर ये तीन टाइप के होते हैं, थ्री टाइप्स। कौन से हैं जरा ध्यान देना। पहला है मोनोसेकेराइड्स, मोनोसेकेराइड्स। दूसरा ओलिगोसेकेराइड्स, ओलिगो
सैकेराइड्स और थर्ड पॉलीसैकेराइड्स। हाँ भाई, ये तीन टाइप के होते हैं, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। वे कार्बोहाइड्रेट जो सबसे सिंपलेस्ट होते हैं, ये सबसे सिंपलेस्ट हैं, एंड नॉट हाइड्रोलाइज, और हाइड्रोलाइज नहीं होते, उन्हें मोनोसैकेराइड कहते हैं। जो सबसे सिंपलेस्ट होते हैं, यानी कि जो पहले डिफाइन बोली थी मैंने, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, वो ये है। अच्छा, तो ये क्या है फिर? ये वो है कि वे कंपाउंड जो हाइड्रोलाइसिस से इनको बनाते हैं, जो अब जो बोल रहा हूं। तो ओलिगोसैकेराइड्स कौन से हैं? जो हाइड्रोलाइसिस से, आफ्टर हाइड्रोलाइसिस गिव 2 to 10 यूनिट्स, 2 से 10 यूनिट दें। किसकी? मोनोसैकेराइड्स की। जो 2 से 10 यूनिट बनाए मोनोसैकेराइड की, उनको हम ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं। पॉलीसैकेराइड्स वे कार्बोहाइड्रेट्स जो ए लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स थे, उनको हम पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। तो दोबारा से सुन लीजिए, कार्बोहाइड्रेट्स विच आर सिंपलेस्ट एंड नॉट हाइड्रोलाइज, मोनोसैकेराइड्स। Carbohydrates which after hydrolysis produce 2 to 10 units of monosaccharides, oligosaccharides. Carbohydrates which produce a large number of units of monosaccharides, उनको हम क्या कहते हैं? लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स, यानी कि बहुत सारी यूनिट, ये मोनोसेक्राइड यूनिट देते हैं, उनको पॉलीसेक्राइड्स। अब इनके एग्जाम्पल देखें तो इनके एग्जाम्पल आते हैं, राइबोज आ जाता है, राइबोज शुगर है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ये सब कैसे हैं? मोनोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड के फर्दर टाइप्स होते हैं, डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड, पेंटासेक्राइड, ये इसके टाइप्स होते हैं। हेक्सासेक्राइड्स, लेकिन हमारे कोर्स में सिर्फ डाइसेक्राइड है। डाइसेक्राइड्स किसे कहते हैं? वे कार्बोहाइड्रेट्स जो आफ्टर हाइड्रोलाइसिस 2 यूनिट दें, ये 2 यूनिट्स देते हैं, 2 यूनिट्स ऑफ, हाँ भाई, वे कार्बोहाइड्रेट जो आफ्टर हाइड्रोलाइसिस 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसेक्राइड देते हैं, मोनोसेक्राइड की 2 यूनिट देते हैं, उन्हें डाइसेक्राइड। एग्जाम्पल है सुक्रोज, सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है, लैक्टोज है। ट्राइसेक्राइड्स जो 3 यूनिट देते हैं, कोर्स में नहीं है, रेफिनोज वगैरह है, कोर्स में नहीं है, ये ध्यान रखना। तो दोबारा सुन लीजिए, पॉलीसेक्राइड्स के एग्जाम्पल हैं स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन, ये ध्यान रखना, ये इसके एग्जाम्पल है। तो कंडीशन आती है, देखो दोबारा से सुन लीजिए, पहला क्लासिफिकेशन हमें पता हो, पहला क्लासिफिकेशन है हाइड्रोलाइसिस के बेस पर, बहुत आसान है, एक बार ध्यान से सुन ले तो। वे कार्बोहाइड्रेट्स जो सबसे सिंपलेस्ट होते हैं, हाइड्रोलाइज नहीं होते, उन्हें मोनोसेक्राइड्स कहते हैं। राइबोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मेनोज, फ्रक्टोज, ये है। ओलिगोसेक्राइड्स जो कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलाइज होने पर 2 से 10 यूनिट देते हैं, उनको ओलिगोसेक्राइड्स कहते हैं। ये फर्दर क्लासिफाइड होते हैं डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा में। डाइसेक्राइड्स वे हैं जो 2 यूनिट देते हैं मोनोसेक्राइड्स की, यानी कि जब इनका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो 2 यूनिट बनती हैं ऐसी। फिर इसके बाद पॉलीसेक्राइड्स जो ए लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट प्रोवाइड करें आफ्टर हाइड्रोलाइसिस, उन्हें पॉलीसेक्राइड्स। तो पहले क्लासिफिकेशन में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? देखो सारे आफ्टर हाइड्रोलाइसिस देते हैं, मैं बोल वही रहा हूं,
पॉलीसेकेराइड्स वे कार्बोहाइड्रेट्स जो आफ्टर हाइड्रोलाइसिस ए लार्ज नंबर ऑफ यूनिट देते हैं उनको पॉलीसेकेराइड्स कहते हैं, और जो 2 से 10 देते हैं वो ओलिगोसेकेराइड्स हैं। जो 2 देते हैं वो डाई है, और जो हाइड्रोलाइज होते ही नहीं वो मोनोसेकेराइड्स है। हाँ लक्ष्य वालियन। सर आपने कहा जिससे एनर्जी मिला है वो कार्बोहाइड्रेट्स हो, हाँ जी, जैसे हम फूड खावे हैं तो वो तो सारा फिर कार्बोहाइड्रेट्स हो गया वो। नहीं बात नहीं समझे। फूड के अंदर सारे होते हैं, उनमें विटामिन भी होते हैं, प्रोटीन्स भी हो सकती है, थोड़ी बहुत प्रोटीन की क्वांटिटी भी हो सकती है, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकती है, तो अलग अलग कंपोजिशन से। अब उसमें कंडीशन ये आती है कि अब जैसे हम इनके सोर्स अगर पढ़ने लगें कि ग्लूकोज कहाँ मिलता है ग्रेप्स में, फ्रक्टोज कहाँ मिलता है, जितने भी फ्रूट्स हैं सारों में फ्रक्टोज मिलता है, उसे फ्रूट शुगर भी कहते हैं, तो ये सब लिखा है। अब स्टार्च है, स्टार्च कहाँ मिलता है आपको पता है, स्टार्च वगैरह ये आलू के अंदर बहुत होता है, तो ये आलू वगैरह हम खा रहे हैं तो उनसे मिल रहा है। व्हीट वगैरह के अंदर भी होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स, तो ऐसा कुछ सब चीजों में होते हैं। तो हमें प्रोटीन से ज्यादा एनर्जी मिले कार्बोहाइड्रेट से? प्रोटीन तो मैंने बताया एनर्जी नहीं देती बॉडी को, प्रोटीन जो है बॉडी को मेंटेनेंस करती है, मेंटेन रखती है, ग्रोथ वगैरह रेस्पॉन्सिबल है, बॉडी मेंटेन होना, क्योंकि सेल्स वगैरह बनती रहती हैं बॉडी में, खत्म होती रहती हैं, वो सब काम चलता रहता है। अब कंडीशन ये आती है जो कार्बोहाइड्रेट है ये एनर्जी देते रहते हैं पूरी बॉडी को, नो तो फैट्स भी देते हैं, घी तेल वगैरह जो हम खाते हैं उनसे भी मिलती है एनर्जी। और वाटर से? हाँ जी। सर वाटर से? वाटर? यस सर, पानी से? वाटर से भी तो मिलता है। नहीं, पानी। पानी का ही तो यूज बोल रहे हो आप। यस सर। पानी से एनर्जी कहाँ मिलती है, वो तो एक मीडियम है बॉडी के लिए। एनर्जी कहाँ बेहोश हो जा, पानी पी लो उठ जाएगा। नहीं वो उस वजह से नहीं होता, वो पानी के अंदर मिनरल्स वगैरह होते हैं उनका इफेक्ट पड़ता होगा, वरना नॉर्मल पानी का तो सिर्फ इतना है कि हमारी बॉडी में ब्लड के लिए एक मीडियम है, वो सोलवेंट है। अच्छा सर। हाँ, वो क्या होता है जितने ब्लड के अंदर हार्मफुल केमिकल्स हैं वो यूरिन के साथ रिलीज होते हैं, वाटर के साथ ही। हाँ भाई सुन लीजिए भाई जरा, ट्राइसेकेराइड्स मैंने बताया आपके कोर्स में नहीं है, एक बच्चे ने पूछा ट्राइसेकेराइड्स के रेफिनोज वगैरह होते हैं, रेफिनोज है और एक दो नाम है इस टाइप के आते हैं, कोर्स में नहीं है हमारे, सुन लीजिए भाई जरा। तो पहला क्लासिफिकेशन था हाइड्रोलाइसिस पर, अब सेकंड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, टेस्ट के बेस पर, सुनना भाई जरा। बी है ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। अगर टेस्ट के बेस पर हम बात करें तो ध्यान देना, टेस्ट के बेस पर 2 टाइप्स होते हैं, टेस्ट के बेस पर 2 टाइप के हैं, एक स्वीट, वो ये कह सकते हैं जो स्वीट इन टेस्ट होते हैं उन्हें कहते हैं शुगर, और दूसरा होता है नॉन शुगर जो स्वीट इन टेस्ट नहीं होते। तो ध्यान देना भाई जरा, क्या बताया मैंने, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, टेस्ट के बेस पर कार्बोहाइड्रेट्स 2 टाइप के होते हैं, एक जो स्वीट इन टेस्ट होते हैं उन्हें शुगर कहते हैं, और जो स्वीट इन टेस्ट नहीं होते उन्हें नॉन शुगर कहते हैं। जो स्वीट इन टेस्ट है वे शुगर, जो स्वीट इन टेस्ट नहीं है वो नॉन शुगर। अब यहाँ इन सारों में स्वीट कौन से हैं, तो मोनो और डाई सेकेराइड स्वीट होते हैं, मोनो और डाई के जितने भी एग्जाम्पल आप पढ़ रहे हो सारे स्वीट इन टेस्ट होते हैं। अच्छा, नॉन स्वीट कौन से होते हैं, पॉलीसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स नॉन स्वीट इन टेस्ट होते हैं। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि जी आलू तो कभी कभी मीठे भी लगते हैं, और आलू क्या है, स्टार्च आलू के अंदर है, तो इसका मेन रीजन ये हो जाता है, स्टार्च का जब हाइड्रोलाइसिस होता है, अभी हम पढ़ेंगे 5 मिनट बाद, तो स्टार्च के हाइड्रोलाइसिस से ग्लूकोज बनता है, यानी कि अगर स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस हो जाए वाटर से, वो रिएक्शन कर ले इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड या एंजाइम्स, एंजाइम्स या एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन कर ले तो ग्लूकोज बन जाता है, और ग्लूकोज स्वीट इन टेस्ट होता है। तो अगर आलू के अंदर थोड़ा बहुत भी स्टार्च क्या हो जाए, हाइड्रोलाइज हो जाए,
तो वहां ग्लूकोज बन जाता है आलू के अंदर भी, और अगर वो ग्लूकोज बन गया तो वो मीठा हो जाएगा, ये कंडीशन। तो क्या पढ़ा हमने? स्वीटेन टेस्ट कौन से होते हैं? मोनो और डाइसैकेराइड स्वीटेन टेस्ट होते हैं, और पॉलीसैकेराइड नॉन शुगर कहलाते हैं, ये स्वीटेन टेस्ट नहीं होते। बस ये ध्यान रखना। अब तीसरा क्लासिफिकेशन, थर्ड क्लासिफिकेशन। भाई मोनो और डाई कैसे बताए मैंने आपको? स्वीटेन टेस्ट, ये सारे मीठे हैं। सुक्रोज चीनी के अंदर होता है, माल्टोज माल्ट में होता है, लैक्टोज मिल्क के अंदर होता है, राइबोज, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज, ये सब क्या होते हैं? ये स्वीटेन टेस्ट होते हैं। तो जितने भी मोनो और डाई वाले हैं सारे स्वीटेन टेस्ट हैं। अब ट्राई वगैरह क्यों नहीं पढ़ रहे? मैंने कहा कोर्स में नहीं है, क्यों हम डिस्कस करें। दूसरा आपको बताया पॉलीसैकेराइड्स स्वीटेन टेस्ट नहीं होते। अब तीसरा आता है ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर, तीसरा क्लासिफिकेशन, रिड्यूसिंग नेचर के बेस पर। ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर, अगर रिड्यूसिंग नेचर की हम बात करें, सी है ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर के बेस पर ये शुगर दो टाइप की होती है। शुगर की बात करो, नॉन शुगर नहीं, शुगर दो टाइप की है, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। वे देखो, ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर शुगर्स दो टाइप की हैं, यानी कि जो मोनो और डाई हैं, ये शुगर है मीठे वाले जो हैं, ये दो टाइप के हैं, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग शुगर वे शुगर हैं जो टोलेंस और फेलिंग रिएजेंट से रिएक्शन करें, ये डिफाइन है। वे कार्बोहाइड्रेट्स या वे शुगर जो टोलेंस और फेलिंग रिएजेंट से रिएक्शन करते हैं वो रिड्यूसिंग है। तो रिड्यूसिंग कौन से? जो टोलेंस और फेलिंग रिएजेंट से रिएक्शन करें। अब तो पूरी ऑर्गेनिक खत्म होने वाली भाई। टोलेंस एंड फेलिंग रिएजेंट से जो रिएक्शन करें उन्हें रिड्यूसिंग, और जो इनसे नहीं करते, नॉट रिएक्ट विद टोलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग रिएजेंट, जो टोलेंस और फेलिंग रिएजेंट से रिएक्शन नहीं करते वो नॉन रिड्यूसिंग है, ये ध्यान रखना। अब प्रॉब्लम आती है, जैसे हमने पढ़ा टोलेंस और फेलिंग रिएजेंट से कौन रिएक्शन करता है? टोलेंस टेस्ट कौन देता है? एल्डिहाइड। फेलिंग टेस्ट कौन देता है? एल्डिहाइड, एलिफेटिक एल्डिहाइड और एक एल्डिहाइड। तो इसका मतलब ये रिड्यूसिंग शुगर कौन से हैं? रिड्यूसिंग शुगर वे हैं जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और एल्डिहाइड भी फ्री एल्डिहाइड ग्रुप। तो जिनमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होता है वे रिड्यूसिंग है, और जिनमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होता, यानी कि जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होता, वे नॉन रिड्यूसिंग है। और पूछा जाता है एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर, वो है सुक्रोज, बाकी सब रिड्यूसिंग है, ये ध्यान रखना है। सिर्फ अकेले सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है, ये एग्जाम्पल याद रखना। सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है, बाकी सारी रिड्यूसिंग है, ये ध्यान रखना। हाँ भाई, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है, बाकी सब रिड्यूसिंग, ये ध्यान। तो देखो हमने क्या पढ़ा? ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट दो टाइप के हैं शुगर, स्वीटेन टेस्ट, नॉन शुगर जो स्वीटेन टेस्ट नहीं होते, नॉन शुगर। अब शुगर के भी दो टाइप हैं, रिड्यूसिंग शुगर जो टोलेंस और फेलिंग रिएजेंट से रिएक्शन कर लें, टोलेंस और फेलिंग से हमेशा वे रिएक्शन करेंगे जिनमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है, और नॉन रिड्यूसिंग जो टोलेंस और फेलिंग रिएजेंट से रिएक्शन नहीं करते वे नॉन रिड्यूसिंग है। और नॉन रिड्यूसिंग का एग्जांपल है सुक्रोज, ओनली वन सुक्रोज। और बाकी जो है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, मैनोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज, ये सारे रिड्यूसिंग है, ये उनमें एल्डिहाइड ग्रुप है, ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे आपको मैंने बताया था, एक ऐसा अमीनो एसिड जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ग्लाइसिन, ऐसे ही एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट, कौन से में? शुगर में, एक ऐसा शुगर या एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, तो वह है सुक्रोज।
नॉन रिड्यूसिंग शुगर, शुगर में एक ऐसी बतानी है जो नॉन रिड्यूसिंग, इसमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होता। क्यों नहीं होता वो स्ट्रक्चर में मैं पढ़ाते हुए डिस्कस करूंगा। फिलहाल इतना, ये तो था क्लासिफिकेशन। अब हमें पढ़ना है पहला कंपाउंड, हमें ग्लूकोज, दूसरा फ्रक्टोज, इनको हमें पढ़ना है। चलिए भाई। हाँ, अक्षित त्यागी, माल्ट क्या होता है सर? माल्ट बता रहे थे आप। ये स्पेशली ये उसके लिए होता है जैसे कि गेहूं वगैरह की वे होती है ना, क्या कहते हैं उन्हें, नाज। नाज वगैरह के लिए, इनके लिए यूज होता है इस टाइप से। जैसे कि इनकी ये होती है, क्या इसमें नाम भी तो यूज करते हैं ना हम, गेहूं की बाल वगैरह से जो होती है जिसमें के अंदर इसी टाइप से जितने जो भी प्लांट होते हैं उनमें के लिए यूज होता है। बाजरा जो ये करेगा सर। हाँ हाँ, इस टाइप से जो भी। अच्छा सर, और सर ये जो सुक्रोस बताया आपने वही तो है शुगर फ्री खावे वो जो जो बस नहीं, कैसे मीठे मीठे लगे हैं और कैलोरी में होते, अरे वो कैलोरी में वो अलग करते चीज हो। है भाई, वो है डायबिटिक पेशेंट के लिए है वो। स्वीटिन टेस्ट होते हैं, वो शुगर फ्री होते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट होते हैं वे। या शुगर फ्री सर का वही मतलब था है जी, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता मतलब और वो शरीर में। बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होती है, वो केमिस्ट उसमें पढ़ा था, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में। हाँ, ये शायद ये बता रहे हैं भाई मुताहिर कुछ इनके बारे में, बोलो भाई। ये सर बायो, हाँ हम तो पूछ रहे थे सर। बोलो क्या पूछना है। सर हमने बायो में पढ़ा था कि सर कार्बोहाइड्रेट्स 2 टाइप्स के होते हैं, सिंपल और कंपाउंड। अच्छा तो सब अच्छा, तो मतलब इसमें यही है क्या कि मतलब सिंपल में तो मोनो और वो आ जाएंगे ओलिगो। सिंपल नहीं, सिंपल सिर्फ मोनो को कहते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब है जो मोनो आपस में जुड़कर एक बिगर यूनिट बना देते हैं। ओके सर। वो स्ट्रक्चर मैंने बताया ना, हटा दिया, वरना एक एडवांस में कन्फर्म है प्रॉब्लम आनी है। एडवांस में कन्फर्म है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से एक प्रॉब्लम आनी है, जे मीन्स में भी 100% आनी है। चलिए भाई आगे समझिए, जरा ध्यान देना। अब हमें पढ़ना है मोनोसेकेराइड, और मोनोसेकेराइड में स्टडी करते हैं ग्लूकोज की। ग्लूकोज, ग्लूकोज को हम ग्रेप शुगर भी कहते हैं, ध्यान देना जरा इसमें। ग्लूकोज को हम ग्रेप शुगर भी कहते हैं और एल्डोहेक्सोज भी कहते हैं। इसे एल्डोहेक्सोज क्यों कहा? एल्डोहेक्सोज क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है और 6 कार्बन है। ग्रेप शुगर इस वजह से कहा क्योंकि ग्रेप से मिलता है, एल्डिहाइड ग्रुप है और 6 कार्बन है, ये ध्यान रखना। बनता कैसे है, इसका प्रिपरेशन इंपोर्टेंट है, आ सकता है। रिएक्शन पे ध्यान देना भैया, बस सिर्फ रिएक्शन है कुछ इसकी। ग्लूकोज कैसे बना सकते हैं, अगर हम C12H22O11, दिस इज नोन एज सुक्रोज। सुक्रोज का अगर हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड या इन्वर्टेज एंजाइम्स, तो क्या बन जाता है, इससे C6H12O6, C6H12O6 ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन जाता है। तो एक तो है ग्लूकोज के प्रिपरेशन का ये मेथड, सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज। कुछ बच्चे कहते हैं इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तो सेम है, आपने पढ़ा तो आइसोमर्स, कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम हो सकते हैं, प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर अलग होती हैं। तो ये ग्लूकोज का हाइड्रोलाइसिस, सॉरी सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस कर दें, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन जाता है। दूसरी रिएक्शन है स्टार्च, स्टार्च है, स्टार्च होता है C6H10O5 का होल N, दिस इज नोन एज स्टार्च। अगर हम इसकी, ये है स्टार्च, अगर हम इसका हाइड्रोलाइसिस कर दें, मैंने बताया एसिड या एंजाइम्स की प्रेजेंस में क्या बनेगा, तो इससे बन जाता है N यूनिट बनती है किसकी, C6H12O6 ग्लूकोज बन जाता है, ये ध्यान रखो। तो अगर हम सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ग्लूकोज फ्रक्टोज बनता है, और स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ग्लूकोज बनता है, ये आपको याद रखना है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आप आलू को मीठा करना चाहते हो तो जब उसे बॉईल करो तो थोड़ा सा उसमें कुछ भी खट्टी चीज डाल दीजिए जिसमें एसिड हो। ये नहीं कि तेजाबी डाल दें, वो सारा ही फूंक दे, पानी भी और वो भी।
कोई भी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एसिड की आप डाल सकते हो, जो लाइट हो, सिरका वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं, एसिड होना चाहिए। तो उससे क्या होगा, वो स्टार्च जो यानी कि आलू जो बॉईल हो रहे हैं उसमें ग्लूकोज ज्यादा बनेगा, वो ज्यादा मीठे हो जाएंगे। हाँ भाई, लक्ष्य बालियान। लक्ष्य, ये रिएक्शन समझ में आ गई भाई सभी बच्चों के? लक्ष्य बोलो। अनम्यूट नहीं हो पा रहे भाई। यहां ध्यान दीजिए भाई, क्या बताया मैंने? ग्लूकोज, ग्रेप शुगर, एल्डोहेक्सोज, या आपको ध्यान रखना है प्रिपरेशन कैसे, सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस कर दें या स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस कर दें, दोनों एक से ग्लूकोज फ्रक्टोज, एक से ग्लूकोज बनता है। अब नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। बस यहां ध्यान देना जरा, जब हम ग्लूकोज की स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो ध्यान दीजिए भाई, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कैसे है ये ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। आदित्य रॉयल अलग होते हैं दोनों, एक में एल्डिहाइड ग्रुप है, एक में कीटोनिक ग्रुप है। हाँ लक्ष्य से बोलो। सर आपने कहा सुक्रोज में अगर हम वाटर को मिला दे तो ग्लूकोज बन जा। हाँ जी, ग्लूकोज फ्रक्टोज, एसिड की प्रेजेंस तो में। सर जो तो सर जो यो मार्केट में यो क्या नाम ग्लूकोज के नाम से पाउडर आवे, यो सुक्रोज हो या ग्लूकोज ही हो? नहीं, ये इसमें तो भी तो हम ग्लूकोज ही पानी को होता मिला है, के लेवे। ये तो ग्लूकोज ही होता है। वो तो सॉलिड में खाना नहीं चाहते हम, इस वजह से उसको लिक्विड पानी में घोल के लेते हैं, उसके मतलब नहीं है। जो चीनी है हमारी, उसको सुक्रोज कहते हैं, चीनी को। जो शुगर हम यूज करते हैं, मीठा यूज करते हैं, वो सुक्रोज है। और सुक्रोज में अगर हम वाटर मिला दें एसिड की प्रेजेंस में, या एंजाइम्स होता है इन्वर्टेज, उसकी प्रेजेंस में, तो उससे ग्लूकोज फ्रक्टोज बन जाता है। और कुछ जगह हमारा पानी का टेस्ट मीठा हो, कुछ जगह नॉर्मल हो, और कुछ जगह नहीं, वो सॉल्टी सा चीज हो। फिर अलग होगी कि वहां क्या चीज प्रेजेंट है क्या नहीं है, वो चीज अलग होगी भाई, वो अलग चीज होगी। सुन लो भाई जरा, मैं बात कर रहा था स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। जरा ध्यान देना भाई, ये लास्ट टॉपिक है आपका जो आपको पढ़ना है सही तरीके से। बस जब हम ग्लूकोज की स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो ग्लूकोज दो टाइप फॉर्म में मिलता है, एक ओपन चेन और एक साइक्लिक। तो हम पहले बात करते हैं ओपन चेन। ओपन चेन में ये कैसे होता है, ओपन चेन स्ट्रक्चर, ये ध्यान देना। ओपन चेन में जब हम इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ग्लूकोज कुछ इस टाइप से होता है। इसमें एक एल्डिहाइड और 5 OH होते हैं, 5 OH ग्रुप होते हैं। देखो भाई, जब हम ग्लूकोज की स्टडी करते हैं अक्षित, अच्छा 2-4 मिनट इन्हें लिख लो, बाद में पूछ लेना, मुझे ये कराने दो टॉपिक। हाँ भाई, मैं क्या कह रहा हूं जरा ध्यान देना। ये है ग्लूकोज, इसमें 6 कार्बन है, ये एल्डिहाइड है, 1 2 3 4 5 6। इसमें 5 OH होते हैं और एक एल्डिहाइड है ओपन चेन में। जब हम इसे लिखते हैं ओपन चेन को, कुछ ऐसे लिखते हैं, CHO एक साथ, ये CHOH 4 बार आता है तो CHOH का होल फोल लिख देते हैं, और CH2OH ये लिख देते हैं, ये है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ ऐसे, ये ध्यान देना, ये इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप है, 5 एल्कोहलिक ग्रुप है। अब ये हमें समझने है कि ये ग्रुप है भी या हमने ऐसे ही बना दिया। तो स्ट्रक्चर को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, ओपन चेन स्ट्रक्चर सुनिए जरा। सबसे पहली कंडीशन, हम ग्लूकोज की इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, जरा ध्यान देना। हम ग्लूकोज की रिएक्शन, ये जो ग्लूकोज है, रिएक्शन कराते हैं किसके साथ?
हम ग्लूकोज की पेपर में आनी है आपको ऐसी, राइट द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद HI। हम HI के साथ हीट करते हैं। आप ध्यान देना, ये आपके कोर्स में ऑर्गेनिक में रिएक्शन नहीं थी, लेकिन कॉम्पिटिटिव वाले से पढ़ते हैं। जब भी किसी कंपाउंड को HI के साथ हीट करते हैं, HI के साथ हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो वहां कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, हमेशा एल्केन बनता है। हाँ याद रखना, अगर यहां नाइट्रोजन होता है तो एमीन्स बनता है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्शन HI से करते हैं, हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो वो हमेशा एल्केन बनाता है। अगर उसमें नाइट्रोजन है तो एमीन्स बनाता है। तो ये कंफर्मेशन है किस चीज का, कि उसमें कार्बन है तो वो एल्केन बनाएगा, ये ध्यान रखना। तो जैसे हमने यहाँ कंडीशन पढ़ी, HI के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इससे N हेक्सेन बनता है, पेपर में आता है। और N हेक्सेन बनने का मतलब जानते हो, 6 कार्बन है स्टेट चेन में है। N हेक्सेन बनने का मतलब है 6 कार्बन है स्टेट में, क्योंकि कभी कार्बन का अरेंजमेंट नहीं बदलता, सिर्फ बाकी ग्रुप हटा देता है और एल्केन बना देता है। जो ग्रुप जहां है वैसे ही रहेगा। तो क्या है, तो आपसे पेपर में आएगा राइट द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद HI। ग्लूकोज की HI से रिएक्शन लिखिए, बस ये लिख के आ जाना N हेक्सेन। आपसे पूछा जा सकता है आप कैसे एक्सप्लेन करोगे ग्लूकोज में 6 कार्बन है और 6 के 6 स्टेट है। तो आप कहोगे ग्लूकोज की रिएक्शन HI से कर दीजिए, N हेक्सेन बनता है। N हेक्सेन का मतलब है नॉर्मल हेक्सेन, 6 के 6 कार्बन सीधे हैं, ये मतलब। बोलो किसी बच्चे को कोई डाउट हो? तो रिएक्शन कैसे याद करेंगे ग्लूकोज की HI के साथ रिएक्शन। सेकंड, आपसे कहा जाएगा इसमें कार्बोनिल ग्रुप है, आप कैसे बताओगे। तो देखिए कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन आपने पढ़ी है, ये ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप क्या करता है आपने पढ़ा है, ये DNP टेस्ट देता है। कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड कीटोन चल रहा है भी हमारा, ये क्या था भाई, इसकी अगर हम HCN से रिएक्शन कराएं तो ये साइनोहाइड्रिन बनाता है, तो वही काम यहाँ होगा। अगर ग्लूकोज की रिएक्शन HCN से कराएंगे, बाकी पार्ट में कोई चेंजिंग नहीं, ये जो C और O है इसका बॉन्ड टूटेगा, तोड़िए, H जुड़ेगा O के साथ, CN C के साथ, क्या प्रोडक्ट बना, SCOHCN, साइनोहाइड्रिन बनता है। इसका नाम है ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। दिस इज द कंफर्मेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। दूसरी रिएक्शन भी है, इसकी हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन करा दो। याद है अमोनिया का जब कोई डेरिवेटिव रिएक्शन करता है क्या होता है, इसका O और इसके 2 H हटते हैं, वाटर हट जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है CH डबल बॉन्ड, ऑक्साइम बन जाता है, ऑक्साइम बन जाता है। तो दिस इज द कंफर्मेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो आपसे कहा जाएगा, एक तो आपसे पेपर में इस टाइप से आएगी राइट द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद HCN, तो बस ऐसे लिख देना, इस डबल बॉन्ड पर HO के साथ CN C के साथ, बाकी पार्ट सेम रहेगा। या राइट द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद हाइड्रोक्सिल अमीन, तो इसके 2 H, इसका O हटा देना, ऑक्साइम बन जाएगा। अभी ऑर्गेनिक ही पड़ी है, वही रिएक्शन है ये। एल्डिहाइड की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के एग्जांपल थे एल्डिहाइड कीटोन। हाँ आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है आप कैसे एक्सप्लेन करोगे ग्लूकोज में एक कार्बोनिल ग्रुप है, तो आप लिख दो ये दोनों में से कोई एक रिएक्शन। बोलो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट, हाँ फिर आपसे कहा जाता है आप कैसे एक्सप्लेन करोगे या राइट द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद ब्रोमीन। हाँ भाई, ग्लूकोज की रिएक्शन ब्रोमीन से कराते हैं। जब ग्लूकोज की रिएक्शन ब्रोमीन से कराते हैं, ब्रोमीन वाटर से, तो ये एल्डिहाइड को एसिड में बदल देता है, ये ग्लूकोनिक एसिड बन जाता है। दिस इज द कंफर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। ये सिर्फ एल्डिहाइड की रिएक्शन है। ग्लूकोज ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करता है, ग्लूकोनिक एसिड बनाता है। दिस इज द कंफर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप का कंफर्मेशन है। पेपर में कैसे आएगा, राइट द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद ब्रोमीन वाटर, तो लिख के आ जाना, CHO का COH बना देना। नेक्स्ट है, आपसे कहा जाएगा आप कैसे एक्सप्लेन करोगे ग्लूकोज के अंदर 5 OH ग्रुप है,
तो देखिए आपको एक रिएक्शन याद है, अगर ध्यान हो, कौन सी? अगर कभी भी हम किसी एल्कोहल की रिएक्शन एसिड के डेरिवेटिव से कराते हैं तो ईस्टर बनता है। अगर हम एल्कोहल की रिएक्शन एसिड के डेरिवेटिव एसिटिक एनहाइड्राइड से करा दें, क्या होगा? ईस्टर बनेगा। कैसे? ये एल्कोहल का H हटता है, कल परसों ही पढ़ रहे थे, एसिड की रिएक्शन या एसिड के डेरिवेटिव की रिएक्शन एल्कोहल से करा दें, ईस्टर बनता है। वही काम यहाँ है। क्या होगा? इसका H हटेगा और COCH3 जुड़ जाएगा, तो ग्लूकोज पेंटा एसिटेट बनेगा। देखो भाई, यहां से H हटा है, H की जगह COCH3 आ जाएगा, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट बनेगा। दिस इज द कन्फर्मेशन ऑफ 5 OH ग्रुप। इसमें 5 OH ग्रुप हैं, इस वजह से ग्लूकोज पेंटा एसिटेट बनता है। तो ग्लूकोज एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ग्लूकोज पेंटा एसिटेट बनाता है। दिस इज द कन्फर्मेशन ऑफ 5 OH ग्रुप। एक लास्ट रिएक्शन आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? इसमें एक 1 डिग्री एल्कोहल है। देखो भाई, आपको पता है ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री कार्बन है और ये 1 डिग्री एल्कोहल है। ये 1 डिग्री एल्कोहल है, आप कैसे बताओगे? तो ये कहता है अगर इसकी कंसंट्रेट HNO3 से रिएक्शन करा दें, HNO3 केवल 1 डिग्री एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा, 2 या 3 पे वर्क नहीं करता। तो एल्डिहाइड का तो बनेगा ही एसिड है, और जो 1 डिग्री एल्कोहल है उसका भी एसिड बन जाता है, बस ये। और ये कंपाउंड क्या कहलाता है? इसका नाम शायद सैक्रिक एसिड है, ये ध्यान देना। तो दोबारा से सुन लीजिए, आपको पेपर में सबसे मेन और इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था कि ग्लूकोज की रिएक्शन कराइए HI से एनहेक्सेन बनेगा, ग्लूकोज की रिएक्शन कराइए HCN से साइनोहाइड्रिन बनेगा, ग्लूकोज की रिएक्शन कराइए हाइड्रोक्सिल एमीन से ऑक्साइम बनेगा, ग्लूकोज की रिएक्शन कराइए ब्रोमीन वाटर से ग्लूकोनिक एसिड बनेगा, CHO का COH हो जाएगा, ग्लूकोज की रिएक्शन कराइए एसिटिक एनहाइड्राइड से ग्लूकोज पेंटाएसिटेट बनेगा, ग्लूकोज की रिएक्शन कराइए HNO3 से तो 1 डिग्री एल्कोहल और ऊपर एल्डिहाइड दोनों ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। अब बचती है स्ट्रक्चर रिएक्शन, कोई नहीं। अब जो मैं आगे पढ़ाऊंगा वो सारा टिपिकल है, आसान नहीं है, इस पोर्शन का सबसे मेन पॉइंट है। तो एक दिन और लगेगा भाई, अभी मुझे यहां तक पढ़ लेना, इतना ही मेनली आपको आना है। इसके बाद बस एक स्ट्रक्चर सिखाऊंगा, वो याद रख लेना, बस एक सिंगल स्ट्रक्चर और कुछ नहीं। अब बताइए भाई, यहां तक हमें इसे पढ़ना था। जो कल टेस्ट है आप